शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, मगर आपकी मेहनत आपका साथ जरूर निभाएगी। वो कहते हैं ना, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो हमें अपने हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा करना चाहिए। अगर मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, और सफलता ना मिले तो अनुभव हमेशा रहेगा। तो चलिए, मेरा नाम है शिवानी और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जल्दी से क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब अगर मैं इतना सब पढ़ूंगी तो काफ़ी लेट हो जाएगी, तो सीधा मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य और उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से वर्ड हैं इसमें, तो आपको ये सारे वर्ड तो याद होने ही चाहिए और साथ में इनका सही क्रम क्या है ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे आपके HC मुखर्जी, यानी कि पहले का डी। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे KM मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे VT कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा एम्पे। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे हर तरीके से याद रखेंगे, एलिजा एम्पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा। और इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक, इसी के द्वारा क्या होता है कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया जाता है और भारत के प्रांतों में जो होता है वो द्वैध शासन यानी कि डायरेक्टी की स्थापना भी की जाती है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। मेन टर्म इसका क्या होगा, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। आपसे परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किसे कहा जाता है, तो वो होगा हमारा 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसी एक्ट के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ठीक है, 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था और दो नए राज्य बनाए गए थे। कौन कौन से? उड़ीसा और सिंध। ठीक है, आप लोग इसे इस तरीके से भी याद रखेंगे। क्वेश्चन हर तरीके से बन सकता है, आपको हर तरीके से याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 123। आर्टिकल भी याद रखेंगे क्योंकि आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं रिसेंटली राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना, आपको उन सबको कवर करके चलना होगा। ठीक है,
सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब संविधान निर्माण हुआ था तो जो भी कुछ चीज़ें थी जो हमने दूसरे देशों से ली थी अपने संविधान को निर्माण करने के लिए, ठीक है, उन्हीं का यहाँ पे हमें मिलान करना है। सबसे पहले आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। फिर आते हैं आपके मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये लिए हैं हमने, यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग हो गया है, 5th ऑप्शन होगा यूएसए, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यूएसए से लिए हैं। समवर्ती समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में ही शक्ति निहित है, ये हमने लिया है कनाडा से। ठीक है, तो आप लोग इन सबको याद रखेंगे। इसके अलावा 2-4 चीज़ें और भी बच जाती हमारी, उनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊंगी, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाती हूँ उससे रिलेटेड जितने भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग उन्हें घर पे जरूर देखें। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से ली गई है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आयरलैंड? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। और संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि जो हमारा केंद्र होता है वो राज्य से ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी कि केंद्र में जो है वो राज्य से ज़्यादा शक्ति निहित होती है। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक प्रस्तुति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ये वर्ड हमने आगे भी डिस्कस किए हैं। तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पे कौन कौन से वर्ड संविधान में थे वही हमें यहाँ पे बताने हैं। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तब केवल ये 2 वर्ड ही संविधान में शामिल थे। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसे जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। और ये भारत ने कहाँ से लिया है? यूएसए से। आप लोग इसे इस तरीके से भी याद रखेंगे, कुछ हमने आगे भी डिस्कस किया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन को कहाँ से लिया गया संविधान में? यूएसए से। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, अखंडता। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखंडता। क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसी के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द जो हैं इस प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि कौन सा संविधान संशोधन था और ये कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए या फिर रशिया? जैसे कि हमने अभी आगे भी डिस्कस किया था, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म हुआ था 1891 में तथा मृत्यु हुई थी 1956 में। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर जगजीवन राम? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि जो कैबिनेट मिशन थी उसके अंदर जो हमारी सरकार का गठन हुआ था 1946 में, उसमें जो सदस्य थे उसमें थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और जगजीवन राम। राधाकृष्णन उसके सदस्य नहीं थे, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 दिसंबर 1947 या फिर 30 जून 1949? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो उस समय इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
और पहली बैठक में जो होती है उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया जाता है। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को भी याद रखेंगे कि स्थायी सदस्य कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या फिर प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से, जहाँ की 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को निर्वाचित, यानी कि एक व्यक्ति को, एक प्रतिनिधि को चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपालास्वामी अयंगार, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, या फिर सरदार पटेल। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। प्रारूप समिति जो था उसका गठन कब हुआ था, आप उसकी डेट भी याद रखेंगे, 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और इसमें 6 अन्य सदस्य भी थे, यानी कि अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य सदस्य जो थे वो थे एन गोपालास्वामी अयंगार, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और बी एल मिश्र। लेकिन आप यहाँ पे याद रखेंगे कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 1948, सन 1949, सन 1950 या फिर सन 1951। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1950, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान द्वारा अपनाया गया था। और आप सभी लोग जानते होंगे हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है और इसका टाइमिंग जो है वो 52 सेकेंड का है। ठीक है। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो इसे 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण धर ने। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे पहली बार इसे गाया गया था 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और 1950 में 24 जनवरी, डेट भी याद रखेंगे आप, 24 जनवरी सन 1950 को इसे अपनाया गया था। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर, आचार्य जेवी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा शब्द पंथ निरपेक्ष का सभी भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। जैसा कि हमने आगे भी डिस्कस किया है, जो पंथ निरपेक्ष शब्द है इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है। और इसका पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी का भी राष्ट्र में राज्य का किसी का भी कोई विशेष धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया गया है। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर विश्वास की स्वतंत्रता। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता। क्योंकि भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसमें सभी नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं। 5 प्रकार की हमारी स्वतंत्रताएं हैं, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। और 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यानी कि आर्थिक क्या है, स्वतंत्रता में नहीं है, ये न्याय के अंतर है। तो आप इन सभी को याद रखेंगे। लिखने में काफ़ी टाइम चला जाता है इसलिए मैंने बोल दिया है, आप
वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया था? बेरोबारी विवाद, ए.के. गोपालन विवाद, प्रीवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती विवाद। और इसका सन भी याद रखेंगे आप, 1973। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या फिर नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या फिर भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा इंडिया, क्योंकि जो आर्टिकल 1 में है उसमें लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि 2 वर्ड यूज हुए हैं, भारत और इंडिया। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और टाइम मिले तो इसे दोबारा रिपीट कीजिए। ठीक है। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव, या फिर महात्मा गांधी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। और यह हुई थी जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। जैसा कि हमने आगे भी डिस्कस किया है, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है जिसमें हमारे जो अध्यक्ष होते हैं वो अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर को बैठक होती है, उसमें जो स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 13 दिसंबर को 1946 को जो तीसरी बैठक होती है उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना को संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इसी दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और ये घोषणा जो है वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 के, याद रखेंगे, 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये घोषणा की गई थी। और उसी में एक महत्वपूर्ण घोषणा और थी, पूर्ण स्वराज का नारा। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज का नारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था? तो आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। और ये कब हुआ था? 1929। और उसी में घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इसकी अध्यक्षता की थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये तो पॉलिटी है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो कोई स्टेट का एग्जाम हो, उत्तराखंड के हो, या फिर अदर स्टेट के हो, सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो। ठीक है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।